Let's start. Bartlett's kind of issue with this. ऑलराइट, आगे बढ़े हम लोग बच्चों। वो जरा डिफिकल्ट चैप्टर में घुसते हम लोग फिर से, है ना। जिनको कुछ इश्यू रहेगा कोई भी लेक्चर में कंसेप्ट उसको बोल देना। मेरा दूसरा भी बैच होता है, तो दूसरे बैच में से मैं लिंक्स दे सकता हूँ पढ़ने के लिए। मेरे को बस मैसेज कर देना, नम्रता को बोल देना। वो कल थी ना शायद, या नहीं थी? कल थी ना। अच्छा, तो वो फिर क्यों देख रही थी रिकॉर्ड? ओके, चालू करें। पता चैप्टर अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड डीड्स, डॉक्यूमेंट्स। ओके, क्या क्या किया अपन ने? लीगल मैक्सिमम बहुत सारे थे इसमें, बराबर है। तो उसमें तुम्हारा रूल्स है क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। अब तक हम लोग प्राइमरी में ही थे। चलो फटाफट एटलीस्ट नाम तो बताओ, पहला कौन सा था? वो पूरे चैप्टर का नाम कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले तुम इसको ध्यान दोगे, बताओ लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या रहेगा? मतलब अपन मोटा मोटी बात कर रहे हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? जो है वो है, वेरी गुड। मतलब एज पर द लैंग्वेज गिवन इन द एक्ट, सो वी फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज, इतना याद रखो। दूसरा क्या था? रीजनेबल का मतलब सेंसिबल। रीजनेबल का मतलब क्या? सेंसिबल। मतलब ऑब्वियसली अगर लिटरल से मेरा कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है तो लिटरल क्या खड्डे में, लिटरल को अपन ने बच्चों लात मार दी, फिर अपन किसके पास गए? कुछ लॉजिकल सेंसिबल मीनिंग में गए, करेक्ट। तो रीजनेबल। थर्ड क्या था? हाँ, हार्मोनियस कब इस्तेमाल होता है? नॉट दो सबसेक्शन, दो सेक्शन भी हो सकता है। वेरी गुड। जब दो सेक्शन के बीच में क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब। और फिर डाउट क्या है हमको कि हु विल ओवरराइड हु, कर क्लियर। तो कोर्ट का यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? हार्मोनियस का मतलब क्या है? फिर कोर्ट ने क्या काम करना चाहिए फिर यहाँ पे? हार्मनी बनाए रखनी चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? हार्मनी बनाए रखनी चाहिए किसके बीच में? दो सेक्शन के बीच में, जिसके बीच में झगड़ा चल रहा है। बट हाउ विल यू मेंटेन द हार्मनी? बाय ओवरराइडिंग वन सेक्शन ओवर अनदर, या नो? नो। कोर्ट का काम ओवरराइड करना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सेक्शन में कुछ लिखा नहीं है कि दिस विल ओवरराइड अनदर, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो फिर क्या? कोर्ट हैज टू गिव इफेक्ट टू बोथ दी सेक्शंस। मैक्सिमम वो लोग क्या कर सकते, बोल सकते कि नहीं, एक सेक्शन इसका एक्सेप्शन है कि कुछ केस में ये लगेगा, फिर कुछ केस में वो लगेगा, करेक्ट है। बट कोर्ट कैन नॉट से कि दिस ओवरराइड्स दिस, अगर क्लियर कट दिया नहीं है एक्ट में तो। सो फर्स्ट प्रायोरिटी द एक्ट शुड डू इज, सॉरी द कोर्ट शुड डू इज गिव इफेक्ट टू बोथ दी सेक्शन जिसके बीच में झगड़ा चल रहा है, करेक्ट। हाउएवर अगर पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को बताना था कि हु विल ओवरराइड हु, तो फिर क्या? व्हाट वर्ड्स विल बी यूज्ड? हाँ, व्हाट एल्स? दो तीन थे उसमें, तीन थे टोटल। वेरी गुड। एंड लास्ट वाला? वेरी गुड, वेरी गुड। पहला सब्जेक्ट टू, तो उसमें तुम्हारा सब्जेक्ट टू अगर लिखा, सब्जेक्ट टू कल सब पढ़ा है मैंने, बस रिवाइज कर रहा हूं। सब्जेक्ट टू अगर लिखा है तो जो पहले लिखा है सबसे पहले ए सब्जेक्ट टू बी, तो फिर कौन किसको ओवरराइड करेगा? उल्टा। हाँ, ए सब्जेक्ट टू बी, तो ए जूनियर है बी का, तो बी विल ओवरराइड ए। अगर दूसरा अपन देखा, नॉट विथ स्टैंडिंग, ए इज नॉट विथ स्टैंडिंग बी, हु विल ओवरराइड हु? ए विल ओवरराइड बी। अब यहाँ पे ए सीनियर हो गया, बी जूनियर। एंड ए इज विदाउट प्रेजुडिस टू बी का मतलब ओवरराइड, हु विल ओवरराइड हु? तो ए नॉट विथ स्टैंडिंग में भी और विदाउट प्रेजुडिस भी सेम है दोनों। ऑनलाइन ये लोग नहीं है कि नम्रता भी नहीं है? नहीं। व्हाट डू यू थिंक सुक्कू, क्या लगता है विदाउट प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? विदाउट प्रेजुडिस बहुत पहले क्या था अपन लॉ में? हाँ, प्रेजुडिस का मतलब याद आ रहा है क्या? क्या था प्रेजुडिस का मतलब सिद्धांत?
हाँ तो विदाउट हार्मिंग to be will override. तो बी विल ओवरराइड है, मतलब सब्जेक्ट टू वाले में। Without prejudice. हाँ ना, तो ए सब्जेक्ट टू बी में बी ओवरराइड्स ए, तो ए सब्जेक्ट टू बी एंड ए विदाउट प्रेजुडिस बी इज आल्सो सेम। Without harming. विदाउट प्रेजुडिस का मतलब है विदाउट हार्मिंग। सो लेट्स से ए इज विदाउट प्रेजुडिस टू बी, तो हु विल नॉट हार्म हु? ए विल नॉट हार्म बी। अब नॉट हार्म मतलब क्या? तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा। हमने अपने दोनों के बीच में क्लैश है या नहीं है? नहीं है, क्लैश नहीं है। सो तू तेरी जगह पे भी सही है, मैं मेरी जगह पे भी सही हूं। सो बोथ विल प्रिवेल, नॉट प्रिवेल बट बोथ विल एग्जिस्ट एंड बी इफेक्टिव इररेस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर। उनको एक दूसरे का कुछ लेना देना नहीं। क्लियर? तो इनफैक्ट वो झगड़ा मिटाता है और यू कैन सी मतलब उसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। बोथ आर इन फोर्स। ओके, बोथ आर इन फोर्स। बढ़ो आगे। ऑलराइट, और क्या किया हम लोगों ने फिर कल? वो कौन सा था? एक्सेप्शन नहीं था ना, कौन सा था वो? हार्मोनियस। पांचवा कौन सा किया अपन ने? हेडन्स रूल, ऑल्सो कॉल्ड एज मिस्चिफ रूल। वेरी गुड। उसमें तुमको एक सेंटेंस बाहर करना है और 4 पॉइंट याद रखने। सॉरी, एक सेंटेंस। ये प्रिंसिपल का काम क्या है? सप्रेस द मिस्चिफ एंड एडवांस द, उसको वर्ड क्या है उसका? वो बाय हार्ट करना है। सप्रेस द मिस्चिफ एंड एडवांस द रेमेडी। ठीक है, तो उसमें 4 प्रिंसिपल्स क्या थे, पॉइंट्स क्या थे टू फाइंड कि हिडन रूल लगेगा या नहीं लगेगा? व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एक्ट? वेरी गुड। दूसरा पढ़ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वाज द डिफेक्ट प्रॉब्लम इन द अर्लियर लॉ? बराबर है। तीसरा मतलब वो सोल्यूशन क्या है? एंड चौथा व्हाट आर द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी? ये 4 चीजें प्लीज याद रखो, हिडन रूल में कभी पूछते हैं तो। समझा? बेसिकली टेल मी, जस्ट सिंपली टेल मी, हम पुराने एक्ट्स को रिफर करेंगे या नहीं करेंगे टू अंडरस्टैंड करंट एक्ट? द आंसर इज यस। किसने बोला? हिडन रूल ने बोला। तो मैंने कल के एग्जांपल दिया था, अगर 2013 का कंपनी एक्ट का कुछ इशू है, वी कैन गो टू 1956 या फिर अर्लियर लॉज आल्सो। गुड। छठा कौन सा किया अपने? 6 कौन सा किया बच्चों? चौथा हेडन्स केस था। जी ओके। पांचवा बेनिफिशियल रह गया, छोटा सा है। ओके, बट कैन यू टेल मी इन विच केस बेनिफिशियल इज टू बी यूज्ड? अच्छा, इन विच ऑल एक्ट्स बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन? कब? ऐसे कौन से एक्ट रहेंगे? कैन यू गिव मी एग्जांपल? नहीं नहीं नहीं, देख रीजनेबल की बात करें ना। नहीं नहीं, कौन सा? बेनिफिशियल। वो पहली बात, इट विल, वी कैन यूज और वी शुड यूज वाइडर इंटरप्रिटेशन। वो पॉइंट नहीं है, बट वो क्वेश्चन ऐसा है, इन विच सिनेरियोज और केसेस वी हैव टू यूज दिस रूल। इसका आंसर क्या है? इसका मीनिंग क्या बेनिफिशियल का? कि वाइडर इंटरप्रिटेशन लेना है। ओके, वाइडर लेना है, दैट इज द आंसर। बट कौन सी केसेस में? दैट इज द क्वेश्चन। वहां पे लिख दो बाजू में एग्जांपल, सब्सिडी लिख दो उधर। सब्सिडी इज एन एग्जांपल। वो इट इज नॉट रूल और लॉ, इट इज एग्जांपल। सब्सिडी। ओके, क्या समझा अभी? कुछ नहीं समझा। वहां पे लॉ पढ़ो, वहां पे थियरी पढ़ो। मैंने किया ना यहाँ पे अंडरलाइन, चेक करो किधर। इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल who are underprivileged or who have not been treated fairly in the past। अब सब्सिडी किसके लिए? अंडर प्रिविलेज के लिए ही होता है। मान लो देयर इज सम लॉ रिगार्डिंग रिजर्वेशन, ओके, इट ऑब्वियसली इट इज फॉर पीपल हु आर नॉट ट्रीटेड फेयरली इन द पास्ट। इन दैट केस अगर ऐसा कुछ रूल और ऐसा कुछ झगड़ा चल रहा है रिगार्डिंग सम एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट हेल्पिंग पीपल, इन दैट केस वी विल डू व्हाट? वाइडर इंटरप्रिटेशन। क्लियर? क्योंकि हमारा मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना। क्लियर? पक्का? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का मतलब हमने कल थोड़ा रह गया था, बट हमने वो सब टाइम पास किया। एंड और मे शैल मस्ट वो सब था।
एंड वॉज व्हाट कंजंक्टिव, मतलब जोड़ना, एक के बाद दूसरा आएगा, कंपल्सरी इन अ वे, पहले के बाद दूसरा कंपल्सरी आएगा, और में क्या डिसजंक्टिव, तोड़ना, सेपरेशन, ऑप्शन, बराबर है, ठीक है। मे मस्ट शाल में कंपल्सरी, व्हाट वाज व्हिच वाज कौन सा वाला था वो, इंपेरेटिव कंपल्सरी वाला कौन सा है, मे और मस्ट, बराबर है, नहीं नॉट मे मस्ट एंड शाल, बराबर है। एंड विच इज ओनली एनेबलिंग और डायरेक्टरी, मे वाला। अगर पावर रहेगा तो पावर वाज चॉइस, अगर ड्यूटी रहेगा तो कंपल्सरी, लिखा था शायद मैं, निकल चेक करो यहाँ पे, लिखना तो लिख दो तुम लोग भी। ड्यूटी मतलब क्या, मैंडेटरी, और पावर मतलब क्या, डायरेक्टरी। उसको और एक वर्ड है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, चॉइस, है ना। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, चॉइस। एओ के पास, आरुष के पास क्या होता है, चॉइस होता है, पावर होता है, नोटिस भेजना है या नहीं। क्लियर, बढ़ो आगे। ऑलराइट, अगले वाले को स्टार मार्क करो, 2-3 स्टार मार्क दे दो उसको, इंपॉर्टेंट है। Ageism generis, okay, ageism generis, ready? Sure. The term ageism generis means of the same kind or species, of the same kind or species, species समझता है, मतलब क्या, kind मतलब क्या, और क्या वर्ड कुछ उसके लिए, मतलब क्या, एक ही जैसे, सिमिलर है, एक कैटेगरी में है, समझा बच्चों, क्या एक कैटेगरी में। क्लियर लियो। तुमने एनिमल के इसमें सुना रहेगा कभी ना कभी, एनिमल किंगडम नहीं, पर वो एनिमल्स के मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टडी के बारे में, जैसे डॉग्स। अब बहुत सारे ब्रीड्स है अपने पास ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ऑल आर डॉग्स। द डॉग्स में भी डिफरेंट फ्रॉम कोयोटे, या द डॉग्स में भी डिफरेंट फ्रॉम फॉक्स या वुल्फ, बराबर है। अब फॉक्स और वुल्फ को भी साथ में लेके दे बिकम अ बिगर स्पीशीज, समझा। देन यू कैन पुट लायंस, टाइगर, शायद वो कैट, तुम उसको कैट्स की कैटेगरी में डाल देते हो, बराबर है ना। वो क्या बोलते हैं, लायन को बिग कैट ही बोलते हैं ना, लायन, टाइगर, वो सब, चीता, जो भी रहेगा वो कैट्स की कैटेगरी में आता है। देयर आर अदर स्पीशीज, अब इनका सब मिलके एक बड़ा स्पीशीज बन सकता है, मैमल्स विद 4 लेग्स वगैरह वगैरह, वो भी कार्निवर्स। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। उसमें हम पेड़ पौधे डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे, पेड़ पौधों का अलग स्पीशीज हो गया। क्लियर, चलो। So it means basically of the same kind or species, generis, okay? Simply stated, the rule is as follows, ध्यान देना भी, where specific words regarding a class or a category or genus, वो genus का दूसरा मीनिंग क्या है, class और category, okay? Homo sapiens सुनेंगे, Homo sapiens क्या होता है, humans, so we are a genus, okay? Are followed by general words, स्पेसिफिक के बाद बच्चों कौन है, जनरल, ओके। सी स्पेसिफिक वर्ड्स रिगार्डिंग अ क्लास आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड्स, सो पहले स्पेसिफिक और देन जनरल। तो if you want you can write specific and then general like this, ठीक है, specific dot 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 and then general। Okay, everybody? Comma. The general words will be understood as limited to the things of the same kind or those specified. Simple इसका मीनिंग है बच्चों कि जो जनरल वर्ड है ना यहाँ पे, जो भी आएगा जनरल, ओके, जनरल का मतलब क्या है, टेल यू इन सम टाइम, उसका मीनिंग बच्चों हम ये स्पेसिफिक वर्ड से लेंगे। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, कुछ लिखो मत चाहिए तो। लेट अस राइट डाउन योर डॉग, डॉग्स, cats, rabbit, cows, etc. चलेगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से, और एक्सेट्रा भी एक वर्ड है, पर वो स्पेसिफिक है क्या, नहीं, वो क्या है बच्चों, जनरल वर्ड बोलेंगे उसको हम लोग। समझा नहीं समझा? अब द प्रॉब्लम है इसकी अगर इंटरप्रिटेशन है, द प्रॉब्लम है तुम लॉ मेकर की बात समझो ना, लॉ मेकर कितना कितना डालता बैठेगा यहाँ पे, तो उसने एक्सेट्रा डाल दी उसके आगे। वो क्या एनिमल्स के एक्सपर्ट है क्या, एज सच नहीं। वो क्या उसके लिए अलग से डिक्शनरी वो खोल के देखा कि कौन से एनिमल्स आ सकते हैं उसमें, नहीं, तो उसे डाल दिया वहां पे एक्सेट्रा, या फिर ऑफ द सेम काइंड और सिमिलर वगैरह, और द लाइक, और द लाइक समझते हैं, सिमिलर। नाउ व्हाट यूज कॉमन सेंस, यू टेल मी बच्चों, कैन आई इंटरप्रेट दिस एक्सेट्रा एज टाइगर और नॉट?
व्हाट डू यू थिंक? नहीं, कैन आई इंटरप्रेट दिस एक्सेट्रा एज टाइगर और नॉट? हाँ डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जनरल इसलिए, क्यों नहीं सुप्पू? हाँ कौन से कैटेगरी में आएंगे? व्हाट, क्यों पर ऐसा? हाँ ये कैटेगरी बन रही है भाई द वे, हाँ ये काइंड ऑफ कैटेगरी बन रही है। कौन से? डोमेस्टिक एनिमल्स की। हाँ यार कौन से? डोमेस्टिक एनिमल्स। तो यहाँ पे तुमको चाहिए तो एक्सेट्रा में तुम्हारा ये आ सकता है कि टाइगर, लायन आ सकता है कि चीता वगैरह है, पालते हो तुम लोग उसको, उसका दूध निकालते हो क्या? नहीं। कर टेल एवरीबॉडी व्हाट यू कैन पुट देयर हियर? कैमल मे बी, कैमल्स, अरे हाँ है ना, यस। गोट्स, यस। हॉर्स, यस, वो गोट में शीप वगैरह पकड़ लो। और क्या क्या पालते हैं हम लोग? फिश, ठीक है। और क्या? वो तो मैमल, फिर वो भी लफड़ा हो जाएगा, मैमल्स है या नहीं है, वो लोग फिश को मैमल नहीं मानते ना अपन। यू कैन पुट बर्ड्स मैक्सिमम, जो हम लोग पालते हैं, पिजन्स वगैरह जो भी रहेगा, पैरट एंड रेस्ट। स्टिल गॉट द पॉइंट, दैट इज व्हाट यू, हाउ विल यू इंटरप्रेट ना, अंडरस्टूड? हेन्स, हेन्स भी डालते ना, हेन ही बोलते ना उसको, क्या बोलते हो? हेन्स ही बोलते ना, हेन। दैट मे बी यू कैन पुट हेन, आई थिंक इट गोज इन द कैटेगरी ऑफ अगेन बर्ड ओनली ना, बर्ड ही तो होता है, बराबर है? ऑल यू अंडरस्टूड? दैट इज द मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रूल कि स्पेसिफिक के बाद क्या है? जनरल है। तो जनरल का मीनिंग कहां से देंगे? स्पेसिफिक से। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स है दे शुड फॉर्म अ कैटेगरी। समझा नहीं समझा? अगर मैं कुछ भी लिख दूं इधर, हम जान दूसरा एग्जांपल बना के देता हूं तुमको मैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सन, है ना, ट्रीज, फिर इसमें मैंने बोला कलर, वाह वाह वाह, बिल्डिंग, और फिर एक्सेट्रा। कुछ सेंस है क्या इसमें? नहीं ना। डू दे फॉर्म अ कैटेगरी? ऑब्वियसली नॉट। समझा ऑल ऑफ यू? सो दे शुड फॉर्म अ कैटेगरी। तो ही बच्चों में जनरल वर्ड को हम स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग से देखेंगे। चलेगा? चलो ध्यान देना। दिस रूल अप्लाइज व्हेन, ध्यान देना, द स्टैट्यूट कंटेन्स अ लिस्ट। एनिमर्शन का मतलब होता है बच्चा लिस्ट, लिख दो उधर, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। मतलब लॉ में क्या है? कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है। द सब्जेक्ट ऑफ एनिमल लिस्ट इज अ क्लास और कैटेगरी। कुछ समझा? लिस्ट जो बन रहा है, जो लिस्ट में वर्ड दिए गए, वो एक कैटेगरी बन सकते हैं। अंडरस्टूड? मैंने मान लो यूज किया जर्मन शेपर्ड, बुलडॉग, एल्सेसियन। जर्मन शेपर्ड एक ही होता है, वो बुड्ढा वाला कुत्ता कौन सा था? मोटा मोटा वाला। पग होता है तुम्हारा, क्या नाम उसका? गोल्डन रिट्रीवर होता है। और कौन से वो तुम्हारा सोता रहता है उससे? मोटू बुलडॉग नहीं, जर्मन शेपर्ड के साथ वो दूसरा रहता है व्हाइट कलर का। हाँ लैब्राडोर, करेक्ट। आर दे कैटेगरी और नो? यस। देन अब ध्यान देना, इसका पॉइंट नंबर 3 का मीनिंग समझने की कोशिश करो। द क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द लिस्ट। का मतलब कुछ नंबर, हाँ इसको कुछ वो अभी जो बेसिकली पॉइंट है, जो लिस्ट दिया गया है वो तो कैटेगरी है। जो लिस्ट में जो वर्ड वो कैटेगरी बनती है, पर वो लिस्ट खत्म नहीं हुई मेरी, मतलब मैंने खत्म नहीं करवाया उसको। समझा? ऊपर से गया, मतलब उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आ सकती है। समझा नहीं समझा? सो द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टेड। अगला, जनरल टर्म्स फॉलो द लिस्ट। मतलब बाद में क्या दिया वो स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में जनरल टर्म्स, एंड देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट। मतलब वो कुछ ऑपोजिट लिखा नहीं है, लेजिस्लेचर है। तो इन दैट केस बच्चों हम क्या करेंगे? The rule of legislative is not an absolute rule of law, but only a part of the wider principle of assertion. Therefore, this rule has no application where intention of legislation is clear. अगर लेजिस्लेटर बोलता है कि नहीं जनरल को, फिर तुम ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ इंटरप्रेट नहीं करोगे, हम बोलेंगे वही लेंगे, तो इन दैट केस वी विल नॉट यूज दिस रूल। ओके, तो उसको नहीं किया ध्यान में तो भी चलेगा। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था और बच्चे पागल हो गए। कैसे पागल हो गए? क्या क्वेश्चन पूछे? एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या दिया उन्होंने कि व्हेन विल यू नॉट यूज दिस रूल। अब यूज कॉमन सेंस, अगर तुमको कभी गलती से याद नहीं आया तो, अगर ऊपर का याद आ गया तुमको कि कब इस्तेमाल करना है तो उसको उल्टा लिख दो। उसका एक उल्टा लिख दो कि हम कब ये रूल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझा? इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब चेक, इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल, समझा ना? नॉर्मली जिस में क्या होना चाहिए?
सक्सीडिंग लेटर टर्म शुड बी जनरल, पहले जनरल डाल दिया, एज वेल एज दैट विच फॉलोज दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। देन अगला वाला ध्यान, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस का मतलब समझ रहे क्या? पर्टिकुलर वर्ड दिए पर जितने भी दिए उसमें तुम्हारा कैटेगरी खत्म हो गया, समझा, ऊपर से गया, मतलब वहां पे एक्सेट्रा लिखने के लिए कुछ स्कोप ही नहीं फिर मेरे पास। When to use etc? When there is still something remaining in that which we can put in the etc. पर मैंने जितना भी लिस्ट दिया बना के दिया वो लिस्ट में वो सब मेरा कैटेगरी खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास देने के लिए, समझा। अगला, when the specific objects listed are essentially diverse in character, तो कौन सा एग्जांपल दिया? सन, कलर, ट्री, बिल्डिंग, कुछ भी, वो एक बच्चों क्या है, अलग अलग कैटेगरी, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ जीनस और अ कैटेगरी ऑफ स्पीशीज। अगला, एंड वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटर बच्चों क्लियर कट बोला है कि जनरल टर्म को हम स्पेसिफिक टर्म से कंपेयर नहीं करें, समझा, गुड। वो अगले 3 पॉइंट पढ़ लो, खत्म करो उसको फटाफट। हो गया, बाद में फिर वही चीज रिपीटेड है, चलेगा, समझा। इधर जब जनरल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से करो उसको। अगला, वी गो टू अदर और सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, चलो उसमें वाला, उसमें 2 ही है ना। फर्स्ट वन, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉस्टिट्यूड ए सोसाइटी, ओके, इट मींस व्हेन 2 or more words that are susceptible of a similar meaning, okay, are coupled together, they are to be understood in their whole sense। कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ, टुगेदर, 3 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं, 4 अलग अलग चीजें हैं एज सच, बट दे आर इन अ सिमिलर मीनिंग, तो यू हैव टू टेक द बच्चों मीनिंग एज अ होल, एज अ बच्चों व्हाट, होल। दे टेक एज इट वर देयर कलर फ्रॉम ईच अदर। अब तुम्हारे बच्चों का एक ग्रुप रहेगा, गैंग रहेगा, कोई ज्यादा होशियार, कोई कम होशियार, कोई खेल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, बट ओवरऑल तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे फ्रेंड्स के कैटेगरी से जज करते हैं। अब तुम्हारे सभी दोस्त ही गए गुजरे हैं, फिर तुमको वैसे ही वो लोग इंटरप्रेट करने वाले कि इसका भी कुछ लक्षण खराब नहीं है, एक आध 2 प्लस माइनस रहेगा, कम ज्यादा, अच्छा खासा ऊपर नीचे तो भी चलता है, दिल से यहाँ ठीक है, ग्रुप अच्छा है वगैरह वगैरह, उसमें एक कोई ना कोई रहेगा जो फेल होता रहेगा, फिर जो पढ़ाई में कम, फिर भी क्या बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज ओवरऑल द एंटायर गैंग इज टेकिंग कलर और मीनिंग फ्रॉम ईच अदर, समझा, ओके। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मोर जनरल वर्ड्स being restricted to a sense analogous to that of the less general. Examples are given here, okay. While dealing with purchase tax act, जैसे तुम्हारा सेल्स टैक्स था बच्चों, पहले तुम्हारा और कौन सा था, परचेज टैक्स भी था, ओके, ले लियो, which use the expression manufactured beverages including fruit juices and bottled waters and syrups। try to understand ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है। मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस एक कैटेगरी हो गया काइंड ऑफ, बराबर। अब इंक्लूडिंग उन्होंने और एग्जांपल क्या दिए, फ्रूट जूसेस, ओके, ले लिया, एंड और कैटेगरी क्या दिया, बॉटल्ड वाटर्स एंड सिरप्स। नाउ अब ये 3-4 लोग हैं, उनको एक ही सेंटेंस में डाला है कि नहीं, पर एक ही सेंटेंस में डाला, तो अब इनका जो पूरा, अगर मैं इसको जूम करके देखूंगा, जो भी इसके बारे में बात करूं, इट इज नॉट टू बी जस्ट अंडरस्टूड एज फ्रूट जूसेस, जो हमको स्टॉल में मिलता है, स्टॉल समझता है ना, जो हम निकालते हैं, जिसका मीनिंग बच्चों को लेना पड़ेगा एज पर द एंटायर सेंटेंस, मतलब मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज। अब फ्रूट जूस में मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज कौन सा हो सकता है, दिस यू टू अंडरस्टैंड। जो तुम फ्रूट जूस खरीदते हो, फ्रूट जूस नहीं रहते, नहीं, फ्रूटी भी नहीं, जो तुमको दिखाया जाता है फ्रूट जूस। एग्जांपल वो रियल वाला देखा कभी, उसका एडवर्टाइजमेंट, रियल फ्रूट जूस का एडवर्टाइजमेंट देखा है, या फिर कभी उसका पैकेट देखा रहेगा, या फिर नहीं देखा तो अभी कभी जाके बीच में देख लेना, तो सिर्फ पैकेट देखो, उस पर ऑरेंज दिखाते हैं, एप्पल दिखाते हैं, मस्त दिखाते हैं, नाम भी दिया रियल, और फिर उसके पैकेट के पीछे पढ़ने का, आजू बाजू में पढ़ने का, रियल सिर्फ नाम के लिए रियल है, मतलब वहाँ पे लिखा रहता है दैट रियल इज जस्ट अ ट्रेड नेम और अ ब्रांड मार्क, डजंट रिप्रेजेंट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब रियल नहीं है अंदर, ओके। एंड दूसरी चीज, दे डोंट आल्सो यूज द वर्ड फ्रूट जूस ऑन द टॉप, दे डोंट, दे कांट, वो लिखते हैं बेवरेज,
कोल्ड बेवरेज, यूज द वर्ड बेवरेज, समझे आप? अब उसका मतलब क्या है, उसका जो अंदर जो तुम खा रहे हो पी रहे हो वो एक्चुअली रियल होता नहीं है। एक्चुअली फ्रूट जूस में क्या होता है, कभी देखा है? फ्रूट जूस जो पैकेट फ्रूट जूस है, फ्रूटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वो तुम्हारी इच्छा हुई कि मेरे को एप्पल ऑरेंज वो रियल का फ्रूट जूस पीने का, उसके अंदर क्या होता है? हाँ juicy होता है। जूस होता है। व्हाट एल्स? इतना होता है जूस, उसको होता है पल्प, पल्प में डालते पानी, इतना इतना सा पल्प और इतना पानी, और फिर उसमें कलर दिखना चाहिए ना, ऑरेंज जूस की तरह दिखना चाहिए वो, है कि नहीं? वो जब तुम ग्लास में डालोगे दिखना चाहिए ऑरेंज, तो उसके कलर, इट शुड आल्सो टेस्ट लाइक ऑरेंज, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी है, उसमें तुम देखोगे वो तुम्हारे पीछे, तो दे आर ऑल फ्लेवरिंग, तुमको ऐसा केमिकल से डालते तुमको लग रहा है कि ये फ्लेवर है, एंड देन ऑब्वियसली द प्रिजर्वेटिव्स। ओके, तो वो नाम के लिए फ्रूट जूसेस है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर? मेरे पास रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा, मेरे को देखना पड़ेगा ऑनलाइन। रियल फ्रूट जूस मैन्युफैक्चर्ड, ऐसा कुछ तो वो बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट दिस यू विल गेट एन आइडिया। Let us see if at all I go here. दिख रहा है तुमको? जस्ट ऑब्वियसली नो द ब्रांड ना, नाम क्या है रियल, अब क्या लगता है सच्ची में है ना? फ्रूट पावर, एप्पल दिखाते मस्त, दिख रहा तुमको एडवर्टाइजमेंट में, सब सब ये बनाने का काम है, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। पर किधर गया लोगो? वोगो डाबर ने भी चालू कर दिया, ग्रीन मैंगो, वाह वाह वाह। मिक्स फ्रूट जूस तो नहीं चाहिए अपने को, हाँ ये कुछ तो लिखा है बेवरेज नीचे, लेट मी चेक अगर दिख रहा है क्या विजिबल, किधर गया? हाँ अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे, आई डोंट नो इज इट विजिबल और नॉट, दिख रहा है तुमको यहाँ पे? व्हाट डू यू सी? रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज हो, ओके? कंटेंट देखो तो तुम उल्टी कर दोगे, ओके? एनीवेज, तुमको पीने को अच्छा लगता है तो अपन उसको मानते लगता है अपने को भी है नेचुरल, नथिंग इज नेचुरल, ओके? एनीवेज द पॉइंट कम बैक हियर, फ्रूट जूस भी बोलता है कि वो फ्रूट जूस नहीं है, इट्स जस्ट अ ड्रिंक, और हैप्पी ऑल्सो हमको पता है कि वो सोडा बेस्ड वगैरह वगैरह, हमको पता है जूस नहीं है, ओके? बढ़े आगे, नाउ चेक। अब ये फ्रूट जूसेस में अगर मैं पूरे सेंटेंस का पढ़ूं तो ये जो हमें फ्रूट जूस दिया उसमें फ्रेश जूस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, फ्रेश जूस नहीं आएगा। रीड द एंटायर सेंटेंस, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज में। अब तो व्हाट इज द फ्रूट जूस देन? इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज फ्रूट जूस, एंड फ्रेश फ्रूट जूस अलग है। क्लियर? तो वहां पे हेडिंग देखो, फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस। कौन सा फ्रूट जूस? जो यहाँ पे लॉ में दिया गया है। सो द पॉइंट इज, जो परचेस टैक्स एक्ट था वो फ्रूट जूसेस को लग सकता है, पर किसको नहीं लगेगा? फ्रेश जूसेस को नहीं लगना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? लुक एट द अदर वर्ड ना, बॉटल्ड वाटर्स एंड सिरप्स, इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे तुम्हारे? एंड सिरप्स, मैप्रो वगैरह, वो सिरप तुम्हारे आ गए, करेक्ट? तुम्हारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है वैसे तुम्हारे इसमें आ गए ना, मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस वगैरह। क्लियर? उसमें फ्रेश जूस बैठो, फ्रेश जूस नहीं बैठता, फ्रेश जूस, ओके? टेल यू, आ जाओ। It was held that description of fruit juices as occurring therein should be understood in the context of preceding words, and that अब उन्होंने क्या बोला? Orange juice, unsweetened and freshly pressed out, was not within that description. Unsweetened समझ तक? unsweetened, अरे स्टॉल पे कभी कोई जूस पिया रहेगा ना, समझ रहे हो एवरीबॉडी? वो तुम्हारी इसके वाले कैटेगरी में नहीं है। अच्छा, ओवरऑल रूल का कहने का क्या मतलब है? एक वर्ड का मीनिंग तो कहां से लोगे? सब कुछ एक साथ, कॉग्निट, आगे पीछे से लोगे, पहले का लिखा है आगे का लिखा है, वो सब मिलके फिर हम वो मीनिंग का, वो वर्ड का मीनिंग देखेंगे। उसको बिठाया किधर है, किसके अंदर बिठाया वो देखना पड़ेगा ना तुमको, कौन से कैटेगरी में उसको बिठाया गया है, समझा? चलो, प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ डॉक्टर इज नॉट अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। हैव यू हर्ड ऑफ शॉप एक्ट? शॉप एक्ट सुना है? शॉप एक्ट लाइसेंस हर एक एंटिटी को लगता है। उसके लिए एक्चुअली महाराष्ट्र में एक एक्ट है
बॉम्बे शॉप्स एक्ट, ओके। इसके अंदर तुम लोग क्या लेते हो, वो तुम्हारा शॉप एक्ट का लाइसेंस ना, वो लगता है किसके ऊपर है, ऑन एवरी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब उन्होंने क्या दिया, मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब यू कैन से ऑफिस विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। और फिर बच्चों डॉक्टर लोगों ने, लॉयर लोगों ने झगड़ा चालू कर दिया कि हमारा प्रोफेशन है, बराबर है। डॉक्टर ऑब्वियसली हमने पीजीबी में देखा है, डॉक्टर सीएस लॉयर प्रोफेशन है, बट नाउ इट इज अंडरस्टूड बच्चों इन अगेन कॉग्निजेंट सेंस, मतलब टुगेदर, मतलब ऐसा प्रोफेशन विच इज एज वेल एज बिजनेस और ट्रेड। एंड डॉक्टर बच्चों बिजनेस करते हैं क्या, हम कहते हैं क्या कि वो डॉक्टर बिजनेस में है, नहीं। तो मैं बिजनेस और ट्रेड और बिना फिर ओवरऑल प्रोफेशन का मीनिंग कैसा लिया जाएगा कि इट इज नॉट अ बिजनेस और ट्रेड। ऐसा कौन कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है। चेक, आगे पढ़ो। The word profession was understood with the associated words of business and trade, and it was held that private dispensary clinic of a doctor was not within the definition. Why? तुमको थोड़ा मीनिंग समझ रहे क्या, डॉक्टर बिजनेस करते नहीं है, इसलिए उनके प्रोफेशन जो है इसके मीनिंग के साथ जुड़ता नहीं है, देयरफॉर डॉक्टर्स को शॉप एंड लाइसेंस लगता नहीं। मीनिंग समझा? और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, यस। इसलिए इसके बाद फिर कोर्ट ने बोला, मतलब फिर कोई भी डॉक्टर बस शॉप पेंट निकालता नहीं। अंडरस्टूड? क्लियर? एंड सेकंड तुम्हारा ये वाला कौन सा, सेकेंडरी में सेकंड, डॉक्टरिंग ऑफ कंटेम्पररी एक्सपोजिशन। रेडी? इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट अ स्टैट्यूट और अ डॉक्यूमेंट इज टू बी इंटरप्रेटेड by referring the exposition it has received from contemporary authority. What do you mean by contemporary? Contemporary? No. Check. This means a law should be understood in the sense in which it was understood at the time when it was passed. अब इसके ऊपर उनको मैक्सिमम दिया, उसका मीनिंग नीचे दिया, ओके। कंटेम्परेरी एक्सपोजिशन ऑप्टिमा जो भी था वो, इट मींस कंटेम्परेरी एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ। मतलब पुराने जमाने की जो इंटरप्रिटेशन थे, ओके, वो तुम अभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो लॉ पुराना है तो। हैव यू हर्ड ऑफ दैट मोडी लिपि? कभी सुना है मोडी लिपि? सुना है कभी? मैं यहाँ पे सुना रहेगा, तुमने शायद नहीं सुना रहेगा, बट शिवाजी महाराज के ज़माने के टाइम वो मराठी नहीं थी, इट वॉज यूज एज अनदर लैंग्वेज। मोडी उसको बोलते थे, मोडी लैंग्वेज। वो दिखता मराठी की तरह है और उसका लिखना थोड़ा सा अलग है, देवनागरी में थोड़ा सा अलग है, दैट इज कॉल्ड मोडी लिपि। अब जो मोडी लिपि जो है, अब मैं तभी की अगर मैं लेटर्स वगैरह पढ़ूँ, 400-500 साल पुराने लेटर्स पढ़ूँ, मैं उसको अभी के ज़माने से इंटरप्रेट कर सकता हूँ क्या? नहीं। अब वो वर्ड्स का मीनिंग के लिए मुझको कहाँ जाना पड़ेगा? पुराने ज़माने के टेक्स्ट में ही जाना पड़ेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉ 400 साल पुराने पास हुआ रहेगा, कोई ना कोई लॉ, बहुत जगह पे तो तुम्हारा रिलीजियस लॉ पुराने होते हैं, तो अगर कोई लॉ 400-500 साल पुराना है तो उसका मैं मीनिंग कैसे लूंगा? पुराने जमाने के मीनिंग से लूंगा। समझा? नहीं समझा? तो इट इज यूजफुल फॉर व्हिच एक्ट्स? ओल्ड एक्ट्स ओनली, नॉट फॉर मॉडर्न एक्ट्स, दिस रूल, ओके। चेक। उन्होंने और क्या दिया? ऑप्टिमा वगैरह वगैरह वो सब चेक। मींस कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। अब तुमको शायद इतना सरप्राइज नहीं लगना चाहिए, पर मुझको बताओ, तुम लोग बताओ, 150 साल पहले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक वाज द एज ऑफ मैरिज? व्हाट डू यू थिंक? एनी आइडिया? 9-10 साल में भी उम्र में शादी हो जाती थी, सुना रहेगा तुम लोगों ने शायद, आई डोंट नो। 9-10 साल में ना, दैट वाज अ कस्टम और नो? अब अभी के जमाने में इलीगल ऑब्वियसली वो, मतलब तभी वो क्या था? कस्टम था। मतलब तभी आई डोंट नो बाकी की स्टोरी मुझको, बट शायद 13-14 भी हो गए तो भी मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, समझ रहे हो? अब उसके भी और पुराने जमाने में जाएंगे तो जैसे बच्चा पैदा हो गया तभी से शादी फिक्स है, बस बाद में कर लेंगे कभी। तो लिटरली देयर वाज चाइल्ड, व्हाई डू वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज? समझ रहे हो? लिटरली चिल्ड्रन वर गेटिंग मैरिड एट द एज ऑफ 9-10, 8-9-10 वगैरह वगैरह। गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड? तो इसलिए तभी के जो भी लॉ रहेगा उसको समझने के लिए हमको तभी का लैंग्वेज, तभी के कंसेप्ट, तभी के कस्टम्स देखने चाहिए, ओके? समझा गया? Thus the code was influenced in its understanding of a statute and by the fact that it was that which had been generally considered as true। वो छोड़ दो उसको।
ये वो लोग कुछ भी अंदर एक लाइन डाल देते, कोई भी ऐड कर, कोई भी केस लॉ का। ओके, इसको लास्ट लाइन को स्टार मार्क कर लेना। दिस मैक्सिमम इज यूज्ड ओनली फॉर एंशिएंट स्टैट्यूट्स। नाउ अभी इसका एमसीक्यू बन सकता है, व्हिच मैक्सिमम इज प्रेफर्ड फॉर, व्हिच रूल इज प्रेफर्ड फॉर एंशिएंट स्टैट्यूट्स। अब टोटल तुम्हारे इसके ऊपर के प्राइमरी की 6 और इसके अंदर के 2, 4 एमसीक्यू में कुछ भी डाल सकते हो ऑप्शन में। समझा? यू हैव टू चूज व्हिच रूल इज हेल्पफुल हियर। समझा? सो दिस मैक्सिमम इज यूज्ड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट स्टैट्यूट्स बट नॉट बच्चों मॉडर्न लॉ। समझा नहीं समझा? पुराने जमाने के पत्र व्यवहार, पत्र, डॉक्यूमेंट्स, एक्ट जो भी इंटरप्रेट करा है उसके लिए हम फिर ये इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? कंटेम्पररी का मुझको बस मीनिंग इतना, कंटेम्पररी लिविंग और अकरिंग एट द, ठीक है, कंटेम्पररी अथॉरिटी। ओके, ठीक है, बढ़ो में आगे। एवरीवन डन? ठीक है, चलेगा ना? मैक्सिमम सब याद रखना है। उन्होंने ये दिया, किधर गया हो? अभी का बोला, अभी लिविंग और कंटेम्पररी का आ गया। कंटेम्पररी में अभी का डाल, अभी का ये, अभी का प्रेजेंट मॉडर्न। तो तुमको अभी समझने के लिए भी उनको, अगर वो एक्ट पुराना है तो तुमको पुराने जमाने के मीनिंग लेने चाहिए। ओके, आई थिंक कंटेम्पररी डांस कभी सुना तुम लोगों ने? हाँ, सुना है कभी? होता है, हाँ, कभी देखा ऐसा कुछ उल्टा उल्टा? अब वो कभी तो तुम लोग घर पे देख लेना, ओके, अभी तो नहीं प्ले करूंगा मैं, बट ऐसा कुछ भी नाचते मतलब विदाउट पैटर्न नाचते हो, या फिर फीलिंग्स और इमोशंस को वो एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कंटेम्पररी डांस। सो इट इज अनलाइक, कभी सुना नहीं था? सो इट इज अनलाइक योर अदर फॉर्म्स ऑफ डांस, मतलब हिप हॉप हो गया, ब्रेक डांस हो गया, हम लोग जो भी बोलते हैं, बॉलीवुड हो गया, गणपति डांस हो गया, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न है अपने पास। भरतनाट्यम वो तो तुम्हारे पुराने, वो तो उसमें तो बहुत, वो तो और कड़क है। कंटेम्पररी देख लो, उसमें कुछ नहीं। ओके, incorporating aspects of movement from several other genres such as jazz, modern and ballet, सब मिक्स है उसमें। ओके, बढ़ो में आगे। तब से मतलब वो वर्ड मेरे को पता है, मींस इट इज काइंड ऑफ लिटिल बिट मॉडर्न। कौन सा? कंटेम्पररी। ओके, बढ़ो में आगे। सेकंड पार्ट, वी हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब सिंपल क्या है? जो भी एक्ट के अंदर आपको जो भी चीज मिल सकती है, एक्ट के अंदर बाहर, अंदर के आसपास, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। और एक्ट छोड़ के अंदर जो भी मिल सकते हैं, हेल्प मिलता है हमको टू इंटरप्रेट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। क्लियर? रेडी? चलो रेडी बच्चों, इसमें से अब तक बहुत कुछ हो चुका रहेगा तो ज्यादा लोड नहीं आएगा। चेक करो, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइटल का मतलब क्या रहेगा? एनी आइडिया? नेम ऑफ द एक्ट। प्रियम्बल हमने बच्चों किया है पहले, टेल मी, याद रख, क्या था वो? एसओपी याद रख, एसओपी, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। हेडिंग बच्चों तुम्हारे सेक्शन के नाम, सेक्शन का हर एक सेक्शन का नाम होता है कि नहीं? होता है। सो नेम ऑफ द सेक्शन। मार्जिनल नोट्स इन्हें भी बच्चों होते तुम्हारे साइड के नोट्स। जैसे मान लो अभी तुम्हारे सामने टेक्स्ट बुक है, उसको इमेजिन करो वो एक्ट है। तुम्हारे सामने टेक्स्ट बुक है, उसको इमेजिन करो कि वो एक्ट है, और तुम बाजू में कुछ तुम्हारा खुद का एक नोटिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल नोट्स। देन डेफिनेशन ऑफ सेक्शंस इजी टू अंडरस्टैंड, वो एक्ट के अंदर ही है, एक्ट को समझने के लिए। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय इलस्ट्रेशंस? टेक्स्ट बुक में देखा रहेगा कभी 10th 11th 12th के। इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल्स, मतलब क्या बच्चों? एग्जाम्पल्स। लिटरली पुराने जमाने के एक्ट में बच्चों सेक्शंस के कभी कभी बाद में खत्म होने के बाद दे यूज्ड टू गिव यू इलस्ट्रेशंस, ओनली टू गिव यू एग्जाम्पल और अंडरस्टैंडिंग कि ये सेक्शन कौन सा सिनेरियो को कवर करता है। समझा? ऊपर से गया। पर ये पुराने जमाने के एक्ट में अभी इस्तेमाल नहीं होता। यू वांट टू सी एन एग्जांपल? आई विल शो यू।
तुमने फाउंडेशन मुझसे नहीं पढ़ा ना लॉ, इसलिए तुमको सब नहीं पता है ना। कितना शो ऑफ कर रहा हूँ मैं, है ना। आ जाओ, किधर गया। बैरेट पता है, बैरेट वो तो पता है ना, बैरेट, गुड। ये तो पता है तुमको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बराबर है। हम जस्ट शोइंग, अभी एक पुराने जमाने के है कि नहीं है ओके। इधर भी मैं रुक जाऊँ तुमको दिख जाएगा इलस्ट्रेशंस, ओके। अभी हाईलाइट किया मतलब मैंने पढ़ा है उसमें से। अब मान लो फॉर एग्जांपल सेक्शन 16 है, सेक्शन याद आ रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे हेडिंग क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस बराबर है। तो वो कभी कभी सेक्शन के बाद देखिए बच्चों व्हाट इलस्ट्रेशन। अब मुझको बताओ ये एक्ट किसने बनाया, तो उसे नहीं इलस्ट्रेशन बनाया ना। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ने बच्चों खुद ये एग्जांपल्स दिए हैं। अंडरस्टूड, दे आर जस्ट सिंपल एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द सेक्शन। क्लियर, नॉट एनी। ये एक्ट का हिस्सा है या नहीं है, तो इंटरनल एक्सटर्नल है, these are internal, understood or no? बढ़ो आगे। प्रोविजो मींस प्रोवाइडेड दैट, सो इट प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल केस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन, इनकम टैक्स में तो शायद तुमने देखा रहेगा, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन, उसको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए दे भी यूज द वर्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। शेड्यूल्स को मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था, शेड्यूल्स बहुत स्टार्टिंग में तुमको मैंने बताया है बच्चों। कंपनी में बताओ मुझको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। You can say rules, formats given where in the act or outside the act? In the act, generally at the beginning or end? End, very good. तो कहने से शुरुआत प्रियम्बल से है और खत्म शेड्यूल से। एंड लास्ट में वो कुछ पॉइंट नहीं है और उसका मीनिंग उसको देखो, उसने क्या लिखा है, रीड द स्टैट्यूट एज द होल, ओके। मतलब यूज कॉमन सेंस। अगर मुझको पिक्चर समझना है, पिक्चर देख रहा हूँ मैं, सो आगे स्क्रॉल करके देख सकता हूँ 5 मिनट, फिर पीछे आ सकता हूँ 5 मिनट, फिर से एंड में क्लाइमेक्स में जाता हूँ, फिर से स्टार्ट देखता हूँ, कुछ सेंस है उसमें। सो टू मेक टू अंडरस्टैंड एंटायरली प्रॉपरली, isn't it, you should see the movie or entirely on its own fully to understand ये सीन क्यों डाला, वो सीन क्यों डाला, फिर ये सीन का इंपॉर्टेंस क्या है, समझा। सिमिलर, फिर कोई सेक्शन का फिर वर्ड का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझने के लिए you should read the statute as a whole। एक पार्ट देख के आपको कुछ समझने नहीं, समझा। नॉट जस्ट ट्रेलर, डिटेल में जाते हैं, फटाफट डिटेल में जाते हैं। आ जाओ, पहला तुम्हारे बच्चों का सा लॉन्ग टाइटल। एन एनैक्टमेंट would have what is known as short title, also बच्चों as long title। I'll give you example out of Companies Act, चलेगा। आ जाओ, I'll show you बच्चों out of Companies Act। हर एक एक्ट में बच्चों क्या रहेगा, लॉन्ग टाइटल भी रहेगा, शॉर्ट टाइटल भी रहेगा, समझा। Now what is it? I'll just quickly show you। ज्यादा फर्क नहीं है, but what is section number 1 हमेशा? Section number 1 of Companies Act is commencement, extent, applicability। क्या क्या बोला पहले? commencement, applicability, हाँ। extent और title। And title। टाइटल, शॉर्ट टाइटल, ओके। बच्चों कौन सा, लुक एट द कंपनी एक्ट का पहला सेक्शन नंबर, शॉर्ट टाइटल, समझे नहीं, शॉर्ट टाइटल चलेगा। तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कंपनी एक्ट 2013, दिस इज शॉर्ट टाइटल। तो लॉन्ग टाइटल बच्चों ऊपर दिया है, एक्ट नंबर सो एंड सो ऑफ सो एंड सो, वो भी इंक्लूड करके बन जाता है लॉन्ग टाइटल। क्लियर, अंडरस्टूड। बस तुमको दिखाने के लिए सिलेबस का कुछ मतलब कभी क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर, ओके। द शॉर्ट टाइटल मियरली आइडेंटिफाइज द लॉ, लॉन्ग टाइटल बच्चों ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स द लॉ, ठीक है। कुछ फालतू का सब थ्योरी देके रखा उन्होंने। शॉर्ट टाइटल बच्चों क्या, बोलो फटाफट, क्या बोला है, आइडेंटिफाइज। लॉन्ग टाइटल बच्चों क्या, डिस्क्राइब, समझा। पढ़ लो आगे, तो तुम लोग पढ़ लो, कुछ काम का नहीं, फटाफट खत्म करो उसको, कुछ दिमाग में जाने नहीं वाला है सर, पर पढ़ो। इट इज नाउ सेटल वगैरह वो सब पढ़ो। हो गया, बस उसको अंडरलाइन करो। लॉन्ग टाइटल ऑब्वियसली इज द पार्ट ऑफ द एक्ट, इज इट ओके। अगला प्रियम्बल क्या लिखोगे बच्चों आप, है SOP, इट प्रिस्क्राइब्स और डिस्क्राइब्स स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, समझा।
It is part of the act and can be obviously used for understanding the act. बराबर है, but it does not override the plain provision. इतने 3-4 पॉइंट्स तुम्हारे आने चाहिए. ओके और नो? ओ ना लगेगा. बराबर है. तो ओवरऑल चैप्टर हम कब इस्तेमाल करेंगे? Only when there is a confusion or ambiguity in the section. तब फिर हमको ये सब चीजें इस्तेमाल करनी है. Clear? So read. इधर the preamble does not override plain provision of the act, but the wording of the if the wording of the act gives rise to doubt कि हमने क्या मीनिंग लेना चाहिए, तो बच्चों फिर हमने preamble को भी रेफर करना चाहिए. For example, when the word or phrase have more than one meaning and doubt arises कि हमने कौन सा मीनिंग लेना चाहिए, preamble can and should be referred in order to arrive at the proper understanding. Clear? अब वो जो सब कुछ देकर रखा है वो सब यहाँ पे टेबल में देकर रखा है, मतलब ये सेंटेंस में. In short, preamble to an act discloses primary intention of the legislature, but only can be brought as aid of construction if language is not clear. Okay? However, it does not override plain provision of the act. बराबर है कि नहीं? अब एग्जाम्पल में आओ. कल मैं आपने क्वेश्चन आंसर किया था, याद है क्या? कल Q&A, उसमें तुमको मैंने बोला था कि I'll cover this now, मतलब आगे जाके आने वाला था. Let us look at the meaning. The use of the word may in section 5 of Hindu Marriage Act. Section 5 है, not section 1, section 5. Okay? Provides that. अब section 5 ने क्या बोला? A marriage may be solemnized between two Hindus. Look at the word यहाँ पे may. May का मतलब क्या होता है? May. Not compulsory या फिर optional. अगर मैं ये मे की तरफ सिर्फ फोकस रखूं, ऑप्शनल, और फिर आगे कह दिया बिटवीन टू हिंदूज, तो आई कैन ऑल्सो इंटरप्रेट कि उसमें टू हिंदूज लिखा है तो ऑप्शनल है, वो एक साइड पे हिंदू रहेगा तो भी चलेगा, तो वो शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट लग सकता है. दैट कैन बी इंटरप्रिटेशन. झगड़ा करने के लिए झगड़ा कर सकते हैं हम लोग कोर्ट में. अंडरस्टूड और नो? तो यहाँ पे कोर्ट को क्या डिसाइड करना है? यहाँ पे मे को लेना है शाल या मे ही रखना है, इसमें दोनों हिंदूज चाहिए या एक भी हिंदू रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज वहां पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? मे. ओके? नाउ हैज बीन अंडरस्टूड एज कंपल्सरी इन द सेंस दैट बोथ पार्टीज शुड बी हिंदूज. ये कोर्ट ने डिसाइड किया क्या कि मे को हमको लेना पड़ेगा एज शाल, मतलब मैंडेटरी कि दोनों हिंदू चाहिए. समझा? अब वो मीनिंग कहां से आया, मतलब हाउ दैट इंटरप्रिटेशन वाज अराइव्ड एट. इट वाज हेल्ड दैट अ मैरिज बिटवीन क्रिश्चियन मेल एंड हिंदू फीमेल कैन नॉट बी डन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. उसके फिर स्पेशल मैरिज एक्ट आता है, वो अलग बात हो गई. एटलीस्ट अंडर दिस एक्ट इट इज इनवैलिड, दैट शादी. ओके? क्यों? दिस रिजल्ट वाज रीच्ड आल्सो हैविंग रिगार्ड टू, मतलब कहां पे ध्यान दिया? प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट. कौन सा एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट. वहां पे क्या लिखा था? एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटेड टू मैरिज अमंग हिंदू. हिंदूज के बीच में शादी. तो अमंग हिंदूज का मतलब क्या होगा? दोनों साइड में क्या होना चाहिए? हिंदू. तो भी तुम्हारा हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा. अंडरस्टूड? डू यू अंडरस्टैंड? तो तुमको समझना चाहिए ऐसे कभी कभी झोल होते हैं, उसके फिर मीनिंग कोर्ट कहां पे क्या क्या रेफर कर सकती है. सो इन दैट व्हाटएवर केस लॉ यूज ऑफ प्रीएम्बल वाज मेड टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन. है ना? क्लियर? हेडिंग ऑफ एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर होता है कि चैप्टर्स होते हैं कि चैप्टर्स कंपनी जाट में थे ना, चैप्टर्स सब चैप्टर्स होते हैं, तो उसका कुछ नाम होता है कि नहीं? नाम होता है. फटाफट चलो. If we glance through any act, we would generally find that a number of its sections referring to a particular subject are grouped together. They are called as what? Chapter. Simple. Sometimes in the form of chapters prefixed by headings and or titles. These heading or titles prefixed to a sections can be used for the purpose of understanding the enactments or its parts. The headings of different portions of statute can be understood to determine the sense of any doubtful expression. पढ़ो फटाफट, आगे का पढ़ लो. It cannot control plain meaning of the words. They may in some cases be looked at in the light of preamble if there is any ambiguity. मतलब अगर ambiguity है तो ये वो उसको चैप्टर्स के नाम को देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है और फिर अकॉर्डिंगली उसको क्या क्या कवर करना था. It may be noted that headings may sometimes be referred to know the scope of a section in the same way as the preamble, but it cannot control or override a section. Something similar to preamble. Okay? Again हम उसके कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, but it will never ever override the plain sections. चलेगा? चलो. Marginal notes are summaries and side notes
often found at the side of section or a group of sections in an act. Showing, perverting means seeming or showing, to sum up the effect of that section or sections. इसका मतलब perverting to sum up the effect का मतलब क्या रहेगा? एक condense format, condense मतलब condense, condense मतलब क्या? Condense, short summary. तो short summary साइड में लिखना is called as marginal notes. अब ध्यान दो बच्चों ने क्या बोला, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट, समझा, फॉर दे वर नॉट प्रेजेंट व्हेन एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट बट इंसर्टेड आफ्टर द एक्ट हैज बीन पास्ड, ओके, हेंस दे आर नॉट एन एड टू कंस्ट्रक्शन. पढ़ो, 2 पॉइंट्स पढ़ो. तो केस लॉ दिया सीआईटी वर्सेस अहमद भाई और उमर भाई, जो भी था सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया. तो सीआईटी समझते हैं ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. बढ़ो आगे. बेसिकली इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है. नॉर्मली कोर्ट ने क्या बोला है, मार्जिनल नोट्स आर और नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट, नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट. बस वो लास्ट लाइन में क्या दिया उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं चेक करो. हाउएवर मार्जिनल नोट्स व्हाट डू यू मीन बाय अपेंडेड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अपेंडेड? देख रहे क्या अपेंडेड लिखो उधर, अटैच्ड, अटैच्ड. Marginal notes attached to articles of the Constitution have been held to be part of the Constitution. मतलब क्या, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मार्जिनल नोट्स दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और बाकी के जो एक्ट्स है अगर उसमें मार्जिनल नोट्स दिए तो क्या बोला कोर्ट ने, वो एक्ट का हिस्सा नहीं है. सो अगेन डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस जहां पे डाउटफुल चीजें दी गई है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. दे आर काइंड ऑफ साइड नोट्स गिवन एट द साइड ऑफ द सेक्शन. Clear? When were they passed? Before or after passing of the act? कब, पहले या बाद में? बाद में. Good. बढ़े आगे. Definitional sections also called as interpretation clauses. उसका दूसरा नाम भी होता है interpretation clauses. Okay? पुराने जमाने के एक्ट्स में ऐसा नाम इस्तेमाल करते थे, interpretation clauses. Okay? चलो. The legislature has power to embody in a statute. Embody मतलब उसको डालना, किसमें डालना, act में डालना itself. The definition of its languages, of this language, and it is quite common to find in statute definition of certain words. When a word or a phrase is defined as having a particular meaning, it is that meaning only which must be used for interpreting the section of the act. Unless there is anything repugnant. Repugnant मतलब useless. अगर unless आता है तो वो छोड़ो, unless को मारो गोली. This is called an exhaustive definition. जो मीनिंग दिया उसको वही लेना, is called as exhaustive. कौन सा वाला, means वाला या includes वाला? Exhaustive means. The court cannot ignore an exhaustive statutory definition and try to extract what it considers to be true. वो छोड़ दो, मतलब वो लोग उसको खींच नहीं सकते अगर वो क्या है, exhaustive है तो, means है तो. The purpose of the definition is twofold. To provide a key for a proper understanding and to shorten the language. Shorten the language का मतलब क्या है, by avoiding repetition. उसका मीनिंग बार बार अलग अलग पेजेस पे देके रखने के लिए उसकी बजाय हम लोग क्या है, मीनिंग एक जगह पे ही देंगे. क्लियर? Understanding of definition may be understood in following headings: restrictive and extensive, ambiguous, definition subject to a contrary context. आ जाओ. Restrictive and extensive are exactly opposite. Restrictive में कौन सा आएगा, means. Extensive में मतलब कौन सा आएगा, includes. चलो. Maybe either restricting in its ordinary meaning or maybe extensive. When a word is defined to mean so and so, prima facie restrictive and exhaustive, ये words याद रखो. Okay? Mean का मतलब क्या रहेगा बच्चों, normally restrictive and exhaustive. We must restrict the meaning
इसको फैलाएंगे क्या हम लोग? फैलाएंगे इसको नहीं। बट वेयर द वर्ड इज डिफाइंड एज इंक्लूड, तो बच्चों क्या रहेगा? नॉर्मली एक्सटेंसिव, मतलब ऑब्वियसली नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ओके, समझे आप? मीन्स एंड इंक्लूड्स रहा तो आई थिंक किया था हम लोगों ने पहले ये। मीन्स एंड इंक्लूड्स रहेगा तो क्या मानेंगे? एग्जॉस्टिव। बराबर है? कौन सा इंपॉर्टेंट? मतलब मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगर इफ इट यूजेस द वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स तो कौन सा लेंगे हम लोग? मीन्स एंड इंक्लूड्स। हाँ, अरे एग्जॉस्ट नहीं है ना उसका। इन सच केस डेफिनेशन विल बी अंडरस्टूड एज एग्जॉस्टिव। हाँ बराबर है, फिर तूने सही बोला। मीन्स एग्जॉस्ट मतलब क्या? खत्म। मतलब कौन सा? मीन्स। इसका एग्जांपल बच्चों कौन सा है? शेयर। कुछ याद आया? हाँ बोल रहा हूँ, मीनिंग क्या था इसका? मतलब डेफिनेशन क्या शेयर का? चल और शेयर इज अ एंड इंक्लूड्स स्टॉक। ओके, उसमें इज है मतलब वो मीन से पकड़ लो, एंड इंक्लूड्स भी आता है। समझे आप? ऑन द अदर हैंड, हमने किया कि नहीं किया मुझे बताओ? किया शायद अपन ने, नहीं नहीं क्या? ओके, ऑन द अदर हैंड द वर्ड इज डिफाइंड टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड। द डेफिनेशन बच्चों अंडरस्टूड एज एक्सटेंसिव। मतलब कौन सा बच्चों? कहां पे? इंक्लूड वाले भी जाएंगे हम लोग। क्लियर? Example 9. The usage of a word any in definition means extension for any is a word for every wide meaning and prima facie the use of it excludes limitation. तो any का बच्चों नॉर्मली मीनिंग क्या आएगा? वाइडर मीनिंग आएगा। It has been a universally accepted principle that where the expression is defined in the act, it must be taken to have throughout that the same meaning. वो छोड़ दो, ठीक है? Inclusive definition of lease given under so and so act. Inclusive meaning is widely construed to cover transition for the purpose of, but which may not amount to lease. Okay, छोड़ दो, आ जाओ। is deemed to include को बच्चों क्या लिया? inclusive। मतलब फिर से कौन सा inclusive? मतलब कौन सा includes वाला? और inclusive और extensive एक ही हो गया ना? definition हो गया। if A is deemed to be B, कंप्लायंस डीम्ड टू बी बी। ओके, यहां पर एग्जांपल दिया। कंप्लायंस विद ए क्या मान लिया जाएगा? कंप्लायंस ऑफ बी, एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा नॉन कंप्लायंस और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ए बच्चों इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बी। क्लियर एवरीबॉडी? हुआ? खत्म करेंगे अपना, टेंशन मत। क्यों? अच्छा, क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए, देखता हूँ क्यू एंड ए। बोरिंग चैप्टर है मतलब बोल। दिस इज फॉर योर होमवर्क फॉर टुडे। आओ मत वरना क्लास को कल करके आओ, आज फोटो भेजो उसको, ठीक है? ऑनलाइन कौन है क्या? तो नहीं समझतेगा। एक्सप्लेन द रूल ऑन हेडन्स केस। इट इज अ डायरेक्ट स्टडी मटेरियल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ऊपर से उन्होंने छापा है, इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है? फिफ्थ पढ़ो फटाफट। पढ़ो अभी। हाउ विल इंटरप्रेट द डेफिनेशन एंड statute? If the following words are used in a statute, means and includes, give one example of each. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अंडरलाइन वॉट एवर यू थिंक इंपॉर्टेंट, ये आदत रखो मेन एग्जाम तक। अंडरलाइन करना है लिखने के बाद।
ठीक है, पढ़ा ना पक्के से? Eighth, come to eight. When can preamble be used as an aid of interpretation of statute? Read. Done? एंड लास्ट वन, मतलब अभी के लिए पढ़ो 11. समझ रहा थोड़ा सा? ये चैप्टर को समझ लेना कि तुमको समझने से ज़्यादा याद ज़्यादा रखना पड़ेगा. अगर एंटायर सिलेबस आई कैन से कि वो ठीक है थोड़ा समझ गया तो भी चलेगा. योर लिटिल बिट यू हैव टू फोकस ऑन द लैंग्वेज विच इज गिवन एज इट इज, है ना? आ जाओ, कम बैक हियर. वो थोड़ा सा और एक दो पॉइंट खत्म करता हूँ पहले. ओके, रेडी? Ambiguous definition. Sometimes you may find that definition-based section itself may be ambiguous. What do you do ambiguous? Unclear. Ambiguity. And so it may have to be interpreted in the light of other provisions of the act. And having regard to, इसका तुमको मीनिंग समझ है? Having regard to का मतलब समझता है क्या? Having regard to का मतलब कहाँ पर ध्यान देना, हम किस पर ध्यान देंगे. Having regard to the ordinary meaning of the word defined. Such type of definition is not to be read in isolation, क्योंकि उसका मीनिंग आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ambiguous है ना, क्लियर नहीं है. कभी कभी वहीं पे झोल है. कहाँ पे झोल है? डेफिनेशन में झोल है. Okay, so you have to read the definition along with the provisions. It will be read in the context of the phrase which it defines. मतलब वो कहाँ, देखो वो डेफिनेशन है तो वर्ड है, तो वर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्शन में इस्तेमाल रहेगा ना, तो सेक्शन में उसका क्या मीनिंग पड़ता रहेगा ये तुमको ढूंढना पड़ेगा. ओके, context of the phrase which it defines, realizing that the function of a definition is to give accuracy and certainty to a word or phrase which would otherwise be vague and uncertain, but not to contradict it or depose it altogether. क्या दिया है एक एग्जांपल में? ठीक है. एंड लास्ट वन, डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्री कंटेक्स्ट छोड़ दो, मतलब वो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग. When a word is defined to bear a number of inclusive meaning, बहुत सारे inclusive meaning है. The sense in which the word is used in a particular provision must be understood from the context of the act.
द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजंस एंड द ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू सर्व देम। मतलब बहुत सारे मीनिंग आते रहेंगे, तो फिर हम कौन सा मीनिंग ले, दैट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्ट। कंटेक्स्ट समझते हैं, कौन सी सिचुएशन में, प्रीमाइसेस में उसको लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, वो सब तुमको ढूंढना पड़ेगा। ओके, इलस्ट्रेशन बच्चों क्या होता है, व्हाट आर इलस्ट्रेशंस? तुमने अभी जैसे एग्जांपल दिखाया, क्या था वो? दे आर एग्जांपल्स आफ्टर द एक्ट। ओके, सो चेक, we would find that many, though not all sections have illustrations appended to them, appended, attached. These illustrations follow the text of the section and therefore do not form part of the sections. They are part of the statute and are considered to be of relevance and value, but they cannot have effect of modifying the language and can neither curtail nor expand the scope. इसको underline करो। Illustration cannot curtail मतलब restrict or expand the scope of the section. Clear? ठीक है, बढ़े आगे। ये दो खत्म करते हुए अपन इस पे आ जाओ, शेड्यूल्स पे। मेरे को प्रोविजो और एक्सप्रेशन कल लेना पड़ेगा। रीड शेड्यूल्स एंड आईएनजी खत्म होते, शेड्यूल पे आओ। रेडी? दे आर व्हिच पार्ट ऑफ द एक्ट, बराबर है, दे विल बी रेड टुगेदर विद द एक्ट फॉर ऑल द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर एक्सप्रेशन का मतलब कल बताया था मैंने, कल words or terms. So words in the schedule cannot again control or prevail over the words in the act. मतलब किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, सेक्शंस को compared to schedules. If there appears to be an inconsistency between schedule and the section shall prevail. Star mark. They often contain details and forms for working out the policy. ठीक है, सिंपल है ये, समझा नहीं समझा? एंड लास्टली, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। तुमने इसका एग्जांपल दिया, पिक्चर वाला। इट इज एलिमेंटरी प्रिंसिपल दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट इज टू बी मेड ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स टेकन टुगेदर एंड नॉट अ वन पार्ट ओनली। बराबर है? द डीड का मतलब बच्चों यहाँ पे है डॉक्यूमेंट, एंड बीच में डीड घुसा दिया। ओके, डीड समझना, पार्टनरशिप डीड वगैरह, ट्रस्ट डीड, गिफ्ट डीड वगैरह वगैरह, rent agreement also must be read as a whole in order to find the true meaning of its several clauses, and the words of each clause should be so understood as to bring them in harmony with other provisions, if that interpretation does no violence to the meaning of which they are naturally susceptible. And the same approach would apply to equal, वो छोड़ दो, leave it बच्चों, फिर पकड़ते हो लैंग्वेज टफ करके रखे वहां पे। ठीक है, रीड एग्जाम्पल 14। एक याद रखना इसमें, अगर लॉ मेकर्स, पार्लियामेंट वाले एक ही एक्ट में वर्ड्स को थोड़ा अलग अलग इस्तेमाल करें, इसका मतलब तुमको उनको अलग अलग मीनिंग देना था। इतना समझने की कोशिश करो। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, नोटिस गिवन एंड नोटिस सर्व। सेकंड वाले केस में वो नोटिस गिवन ही कर सकते थे ना, बट इधर यूजिंग नोटिस सर्व, दैट मींस दे आर इंटेंडिंग समथिंग एल्स। नोटिस गिवन वो फिर कैसे भी दो, वर्बली भी चलेगा, और नोटिस अगर सर्व होना चाहिए तो उसके लिए फिर हमको फिजिकल वो लेटर देना पड़ेगा, रिटन लेटर। Understood? That is the difference. Tomorrow then we finish with बाकी का तुम्हारा कौन सा प्रोविजो एक्सप्लेनेशन वगैरह, एक्सटर्नल वाला भी एंड फिर ये वाला भी, कौन सा डी डॉक्यूमेंट। फिर कल का मतलब कल बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, कल का लेक्चर में बहुत जल्दी हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? दो क्वेश्चन दिए आज, लिख के आओ। कौन सा वाला? 11 and 1 था क्या, कौन सा था?
1. ओके, लिख के आओ, प्रैक्टिस करो लिखने की, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ जा सकता है। क्लियर? चलो अभी के लिए आज के लिए